नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम स्थित गति शक्ति अनुभूति केंद्र का किया निरीक्षण। गति शक्ति के 3 साल पूरे होने पर परखी प्रगति, कहा विकसित भारत के संकल्प पूरा करने में हो रहा है सहायक। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के एक आरोपित को 7 दिन की रिमांड, दूसरे आरोपित की पहले होगी आयु जांच। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष के घर बैठक थोड़ी देर बाद। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे दिल्ली। उपचुनाव वाली 10 सीटों के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर जेपी नड्डा ने किया पलटवार। हार की हताशा में कांग्रेस अध्यक्ष हुए वैचारिक दिवालियापन के शिकार। और किसानों के विरोध के पीछे साजिश की बात आई सामने। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया दावा, कहा कि किसान आंदोलन का मकसद कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने का। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का अवलोकन किया। पीएम गति शक्ति लॉन्च की 3री सालगिरह पर प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंचे। यह अनुभूति केंद्र पीएम गति शक्ति की प्रमुख विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। थाना कैसरगंज के गंडारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का ही निवासी है। फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक कुल 2 आरोपित अभी भी फरार हैं। चौथे आरोपी की पहचान को लेकर मुंबई पुलिस ने बताया है कि यह अभी जांच का विषय है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी जांच होगी। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड की डिमांड की थी, लेकिन कोर्ट ने एक को 7 दिन की रिमांड दी है। वहीं दूसरे की आयु निर्धारण के लिए पहले जांच होगी। पुलिस वालों ने उनको प्रोड्यूस किया, अक्यूज को प्रोड्यूस किया, हमने उसको ऑब्जेक्ट किया। बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वॉट एवर ग्राउंड्स वी कुड गिव टू द कोर्ट, वी हैव गिवन इट। कोर्ट हैज कंसीडर्ड ऑल दोज ग्राउंड्स एंड कंसीडरिंग 21 अक्टूबर तक एक अक्यूज को उसमें कस्टडी दिया हुआ है एंड सेकंड अक्यूज को उसमें ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद में प्रोड्यूस करने के बाद पुलिस ने उसमें 14 डेज मांगे थे, बट कोर्ट ने उसमें 7 डेज की दिए। इफ द कोर्ट फील्स दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी, द कोर्ट में ग्रांट फर्दर कस्टडी। पुलिस ने बताया है कि आरोपितों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। उन सभी ने 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और सिद्दीकी पर नजर रखे हुए थे। हत्याकांड में कुल 4 आरोपित शामिल थे। 2 आरोपित अभी भी फरार हैं।
वहीं मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी का शव उनके निवास स्थान पर पहुंच गया है। अंतिम संस्कार कुछ देर बाद शाम के वक्त राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस बीच बॉलीवुड की कई एक्टर उनके घर पहुंच गए हैं। सलमान खान के परिवार के लोग भी बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टरों के अनुसार सिद्दीकी के सीने पर गोलियों के 2 घाव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने की बात कही है। इधर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा आने वाले कुछ दिनों में होगी। इसके मद्देनजर महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। इस दौरान महाविकास अघाड़ी ने राज्य की महायुति सरकार की नीतियों की आलोचना की। प्रेस वार्ता के दौरान महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेताओं ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का मुद्दा उठाया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एससीपी के नेता शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्सुक हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम तीनों दल सत्तारूढ़ सरकार और भाजपा के वर्चस्व को तोड़ने के लिए एकजुट हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार के विज्ञापनों की कड़ी आलोचना की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी जहां समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं सरकार फिल्म उद्योग के प्रमुख कलाकारों से बड़े बड़े विज्ञापन करा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कुछ ही देर बाद नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी के साथ राजस्थान पर भी चर्चा होगी। राजस्थान की 7 सीटों के उम्मीदवारों पर भी मुहर लगेगी। और इस पूरी खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ चुके हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बैठक अभी शुरू हो चुकी है? उपचुनाव को लेकर के किस तरह से माहौल दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक होनी है। देखिए, अगर बात की जाए तो बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। हालांकि बैठक के लिए बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसका आना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी बीजेपी के संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश धर्मपाल सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे, जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। और बैठक में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें सहयोगियों को कितनी सीटें देनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से कौन कौन कैंडिडेट होंगे, पार्टी किस रणनीति के साथ जमीन पर जाकर प्रचार करेगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो बीजेपी के पास इन 10 में से 3 सीटें थी और सहयोगी एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 1 सीट निषाद पार्टी के पास और 1 आरएलडी के पास थी, यानी कि 10 में से 5 एनडीए के पास थी। और इस बार बीजेपी ने यहां पर जीत का बड़ा लक्ष्य रखा है कि 10 में से ज्यादा सीटें जीती जाएं, जिसको लेकर आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निशांत, उपचुनाव एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि आगामी समय में चुनाव भी होने विधानसभा की सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश में। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी रणनीति होगी, क्योंकि 3-3 नामों का जो पैनल आया है उन्हीं में से एक नाम फाइनल किए जाने की संभावना नजर आती है। देखिए, अभी चूंकि विधानसभा चुनाव में काफ़ी वक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने लगातार समीक्षा शुरू की थी, उसका असर इन उपचुनाव में देखा जाएगा। जो पार्टी ने मूलभूत परिवर्तन किए थे वो कितने कामयाब हुए धरातल पर, इसका रियलिटी चेक होगा। और इसी तरीके से जो कैंडिडेट हैं उनका चुनाव किया जाएगा, खासकर जातीय क्षेत्रीय तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट उतारे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन के सहयोगी
सहयोगी हैं पार्टी उनको कितनी सीटें देती है, कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ाती है, ये भी देखना बेहद अहम हो जाता है। इसके लिए आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी का उत्तर प्रदेश का पूरा नेतृत्व रहेगा, साथ में केंद्रीय नेतृत्व के साथ ये तमाम चर्चा की जाएगी। निशांत, जब 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी और वहां भी उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने हैं उसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है, क्या लगता है कि ऐसे उम्मीदवारों की घोषणा होगी, ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएंगे मैदान में कि पूरी 10 की 10 सीटें जीतने पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहेगा और शायद आज की बैठक में बहुत कुछ इससे बाहर निकल के आएगा? देखिए, राजनीतिक दल चुनाव में सारी सीटें जीतने चाहते हैं और जिताऊ उम्मीदवारों पर भी ही दाव लगाया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सीटें बीजेपी के समीकरण के हिसाब से नहीं है, उन सीटों को लेकर क्या फैसला किया जाएगा। खासकर सहयोगियों को वहां पर मौका दिया जाएगा जो एनडीए के सहयोगी यूपी में हैं और जो सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि इंडिया गठबंधन की ओर से सामने कैंडिडेट कौन होते हैं और जो कैंडिडेट है उनकी छवि जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्षेत्र में कैसी छवि है, जनता के बीच कैसी पकड़ है, इन तमाम चीजों को लेकर आज की जो बैठक है उसमें चर्चा की जाएगी और उन्हीं लोगों पर दाव लगाया जाएगा जो ये सीट जिता सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आप लगातार नज़र भी बनाए रखिए, हम आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि किसान आंदोलन के पीछे किसानों का आंदोलन था या किसी पार्टी के लिए माहौल बनाने की चुनावी मुहिम। जी हां, हरियाणा में चुनाव के बाद सच की परतें अब खुलती जा रही हैं। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए था। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस की हार का सारा ठिकरा उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ दिया। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान, चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, पर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लोगों और किसानों का अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों और किसान मोर्चा के दुरुपयोग करने के लिए देश के नागरिकों और किसानों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पहली बार ये ओपन एडमिशन किया है कि उनका मकसद कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना था। मतलब ये साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर किसानों के साथ अन्याय करना चाह रही थी। गुरनाम सिंह जी खुद जो चुनाव लड़े थे उसमें उनको मात्र 1170 वोट मिले। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा का किसान ये जान चुका था कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी किसान विरोधी हैं। तभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ को चुना, जिसमें किसानों के बैंक अकाउंट में किस्त पहुंचती है किसान सम्मान निधि की। पर ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी किसान यूनियन को, भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा को एज फ्रंट इस्तेमाल करना चाह रही थी, जिससे वो हरियाणा की जनता और किसानों के बीच में झूठ को आगे ले जा सके। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, देश की जनता और हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने किसानों का और संयुक्त किसान मोर्चा का गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से किनारा कर लिया है। राशिद अल्वी ने कहा कि मैं गुरनाम सिंह को नहीं जानता हूं। मैं गुरनाम सिंह जी को नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इस तरीके के बयानात का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव कांग्रेस हारी है ना हुड्डा हारे हैं। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है।
और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लगातार हार पर हार की हताशा और निराशा में खड़गे वैचारिक दिवालियेपन के शिकार होते जा रहे हैं। कांग्रेस के अर्बन नक्सल्स होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल ही जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया, कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। कांग्रेस बताए संसद पर हमला करने वाले दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किस किसने खटखटाए थे? बाटला हाउस एनकाउंटर में हुई आतंकियों की मौत पर कौन फूट फूट कर रोया था? कांग्रेस बताए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल किसने उठाए थे? हर दिन भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला पाकिस्तान कांग्रेस का हमदर्द कैसे है? कांग्रेस बताए उसने चीन की सत्ताधारी पार्टी से MOU साइन क्यों किया और वो MOU क्या है? कांग्रेस ये भी बताए कि जब धारा 370 पारित हो रही थी उस समय कांग्रेस विरोध में क्यों खड़ी हुई थी? मेरी कांग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी एक सलाह है कि वो कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। खड़गे जी, हरियाणा की हार पर आपको एक आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मदरसों और मदरसा बोर्डों को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने और मदरसा बोर्डों को खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने इस संदर्भ में सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। पत्र में आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे शीर्षक वाली आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। NCPCR ने यह भी सिफारिश की है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मौलिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सिफारिश भी की गई है कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिया जाए ताकि उन्हें RTE अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा मिल सके। सबसे गरीब तबका है मुसलमानों का 85%, उनके बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हैं। अंसारी, धोबी, जुलाहा, हलाल खोर, जमादार, इनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर अखिलेश यादव और पवन खेड़ा को मदरसों से इतनी मोहब्बत है, औरंगजेब और बाबर के सिलेबस से इतनी मोहब्बत है, तो अपने बच्चों को पढ़ाए मदरसे में। अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। मुफ्ती की बेटी अंग्रेजी स्कूल पढ़ेगी, उमर अब्दुल्ला का बेटा अंग्रेजी स्कूल पढ़ेगा, पवन खेड़ा और अखिलेश यादव के बच्चे आधुनिक मॉडर्न स्कूल में पढ़ेंगे और पसमानदा के बच्चे जो है वो सड़ते रहेंगे औरंगजेब और बाबर का सिलेबस पढ़ते हुए।
तो मुझे लगता है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भी ये सुझाव दिया था कि मुस्लिम बच्चे जो है 4% गरीबों के बच्चे, उनको जो है मॉडर्न, मैथ्स, साइंस ये सब पढ़ना चाहिए। इधर हुबली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भाजपा नेता साल 2022 में हुए एक दंगे और हिंसा के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल शुक्रवार को कर्नाटक सरकार का एक ऐसा फैसला सामने आया था। सिद्धारमैया सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मामले को वापस लेने का निर्णय किया था। इसी फैसले के बाद भाजपा ने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। भाजपा के मुताबिक राज्य सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। देखिए, कमाल की बात है, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिन लोगों ने बाकायदा पुलिस के थाने पर हमला किया था और पुलिस कर्मियों को बाकायदा इंजर भी किया था, चोट लगाई थी उनके और बहुत ज़्यादा मारपीट की थी, उनको तो आप छोड़ रहे हैं। जिन्होंने बाकायदा राइटिंग की, दंगे किए, और जो लोग सिर्फ ज्ञापन देने जा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता कि गलत किया आप लोगों ने, उनको आप हिरासत में ले रहे हैं। ये क्या हाल हो रहा है? मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण की इन्होंने हद पार कर दी है। और ये तुष्टीकरण भी कैसा कि जो गुंडे बदमाश हैं सिर्फ इसलिए आप उनको छोड़ रहे हैं क्योंकि वो एक मजहब के हैं। ये क्या संविधान में, रूल ऑफ लॉ में यकीन नहीं करते? संविधान की कॉपी ले जाकर बात करना तो बड़ा आसान है, उसको ले लेकर डोलना, लेकिन जब बात आती है कानूनी प्रक्रिया की, संविधान की और लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की, तब आपको सिर्फ तुष्टीकरण नजर आता है। आपको बता दें कि ये घटना साल 2022 के 16 अप्रैल की है। मौका हनुमान जयंती का था। हुबली में सोशल मीडिया भावना भड़काने के बाद कुछ कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी। पुलिस को निशाना बनाया गया। उस उपद्रव में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। साथ ही हनुमान मंदिर और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। पूरे घटनाक्रम में 43 मामले दर्ज किए गए थे। दंगा करने और उसे भड़काने में AIMIM का एक नेता को भी आरोपित बनाया गया था। नेता मौलाना वसीम ने उस वक्त धार्मिक स्थल पर उन्मादी भाषण दिया था। उसके बाद भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने पूरे मामले को लेकर एक पत्र लिखा। ये पत्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को 4 अक्टूबर 2023 को लिखा गया था। इसमें उप मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था कि केस वापस ले लिया जाए, जिसके बाद राज्य के गृह विभाग को वो पत्र भेजा गया और निर्णय को मंजूरी दे दी गई। इधर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 माह पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म एवं उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा की भी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था। वहीं IMA ने 15 तारीख को पूरे देश में सुबह हड़ताल का आह्वान किया है। ये भूख हड़ताल जूनियर डॉक्टरों के सपोर्ट में बुलाई गई है। यह हड़ताल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में की जाएगी। इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। इधर पूरे मामले पर फेमा ने 14 अक्टूबर के अपने प्रदर्शन में मुख्य रूप से 2 मांग रखी है, जिसमें आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता को न्याय और पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। हमारे 2 ही मांगे हैं। एक, अभया के लिए न्याय और उनके साथ घटी हिंसा के लिए जिम्मेदार सभी को कड़ी से कड़ी सजा। दूसरा, पश्चिम बंगाल और देश के सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल का तत्काल व्यवस्था। सरकार के नजरअंदाजगी के कारण हमारे लिए देश में चुप बैठना मुमकिन नहीं है।
डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि कल से पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे एसोसिएटेड आईडीएस हैं और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सभी लोग इलेक्टिव सर्विसेज को बंद करेंगे। और ये जो ममता बनर्जी सरकार ने हमारे डॉक्टरों के साथ गलत किया है, उसके साथ सभी लोग खड़े हों, हम सब एकजुट होकर के इस बदलाव को लाएंगे। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि कोलकाता के एक अस्पताल में हमले की घटना सामने आई है। यहाँ हॉकी स्टिक और विकेट से लैस बदमाशों के एक समूह ने दक्षिण कोलकाता में सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में तोड़फोड़ की। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीज के रिश्तेदार पर करीब 15 लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज की समीक्षा कर रही है। अभी कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को सूचित किया था कि कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से संबंधित 90% काम पूरा हो चुका है। लेकिन इस घटना के सामने आने से सुरक्षा इंतजामों को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।